हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। 6 पॉइंट हम कल पढ़ चुके हैं, तो 7वां पॉइंट है बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता में 7वां पॉइंट है बहुल कार्यपालिका। सामान्य विचार यही है कि कार्यपालिका संगठन की वृद्धि से एकल होती है, यानी कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होती है, जिनमें उनके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। यानी हमारे यहाँ भी कार्यपालिका में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होते हैं और वो एक ही कार्यपालिका होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में कुछ अलग ही बात है, किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है। कल भी मैंने बताया था कि 7 सदस्य होते हैं, वही कार्यपालिका का कार्य करती है। हमारे यहाँ मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, ये 7 स्विट्जरलैंड में ये 7 व्यक्ति ही सब संभालते हैं। जो और संघीय सरकार के इन बातों के लिए इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान है। हमारे तो प्रधानमंत्री, और जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे तो प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे तो मंत्रिमंडल को भी देना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री थोड़ा वास्तविक शक्ति उनके हाथ में होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 को बराबर, हमारे मंत्री सभी को कोई कैबिनेट मंत्री है तो उनको ज्यादा अलग शक्ति, कोई साधारण मंत्री है तो कैबिनेट मंत्री वो है जो जिसके पास विभाग हो। लेकिन वहां पे 7 को बराबर की शक्ति दे रखी है। 7 सदस्यों को स्विट्जरलैंड में बराबर की शक्ति दे रखी है। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड में ये बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका का एकमात्र अन्य उदाहरण पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम थी। लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर है। बहुल कार्यपालिका इस बात का प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में प्रजातांत्रिक भावना बहुत गहरी उतरी हुई है। कि वहाँ पहले भी पढ़ चुके हम कि वहाँ उनके संविधान के विकास में पढ़ा था कि वह प्रजातंत्र का घर है, यानी जनता को ज्यादा शक्ति दे रखी है। इसलिए बहुल कार्यपालिका वहाँ 7 सदस्यों वाली कार्यपालिका बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। 8वां पॉइंट है स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता में औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मौलिक अधिकार की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान, कल विकास में हम पढ़ चुके हैं, 1848 के संविधान में से ही मूल अधिकार प्राप्त थे। किंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था, यानी पत्र लिखा हुआ नहीं था, अधिकार पत्र नहीं था। सिर्फ ऐसे ही कहा था कि आपको मौलिक अधिकार दिए जाते, लेकिन अधिकार पत्र में लिखा जाता तो वो वास्तविक हो जाता है। इसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं कि कोई हमारे अधिकारों का आनंद करे दो। लेकिन अप्रैल 1999 से लागू वर्तमान संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र है, वरन इस अधिकार पत्र से पहले की तुलना और विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। लेकिन अब लोग कह सकते हैं ये हमारे अधिकार है, क्योंकि लिखित दस्तावेज में लिख लिया गया है अधिकार पत्र में। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। तो लोगों के गरिमा, उनके व्यवहार, उनकी इज्जत, उनके भी क्या रक्षा की जाएगी गरिमा का।
तो ये बात भी उन्होंने डाली, हमने भी ये गरिमा का अधिकार हमें भी, हम भारत के लोग में लिखा गया है। ये मूल अधिकारों का उद्देश्य है तथा व्यवहार में नागरिकों को वे सभी अधिकार जैसे नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दिए गए हैं। जो नागरिक के अधिकार सामाजिक तो खान पान, रहन सहन, शैक्षणिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार, आर्थिक जो आप कितना भी कमा सकते हैं, गैर कानून तरीके से नहीं कमाओगे, और राजनीतिक अधिकार वोट देने का अधिकार और गोष्ठियां बनाने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार दिए गए, जो व्यक्ति के लिए गौरव गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति के लिए, विकास के लिए, व्यक्ति के अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये अधिकार होने बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों की वास्तविक रूप से प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्था भी की गई है तथा अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई है। संविधान में ही मूल अधिकारों की सीमाएं इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है कि मूल अधिकार शासन के मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त रहे तथा मुकदमेबाजी की स्थिति कम से कम पैदा हो। यानी जो मूल अधिकार दिए शासन ने वो हस्तक्षेप नहीं करे। कौन? सरकार लोगों के अधिकार पर हस्तक्षेप न करे। हस्तक्षेप नहीं किया तो लोग आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे और अपने मौलिक अधिकार, अपने विकास के लिए मौलिक अधिकार को यूज करेंगे। तो इस प्रकार से औपचारिक अधिकार पत्र लिखने के बाद लोगों को मौलिक अधिकार अब सुरक्षित हो गए हैं। अब कोई किसी का मौलिक अधिकार का हनन करे तो न्यायालय में जा सकते हैं। 9वां पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो भारत ने भी अपनाया। धर्मनिरपेक्ष किससे कहते हैं? कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान है। कोई भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और कोई दबा धमका कर या दबा दे के कोई धर्म को क्या कहते हैं, परिवर्तन नहीं करेगा और धर्म को नीचा नहीं दिखाएगा। राज्य के लिए सभी धर्म बराबर है। तो धर्म निरपेक्ष। स्विट्जरलैंड में संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 से धर्मनिरपेक्षता का एक स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट हो गया है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 15 कोष्ठक 1 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। यानी धर्म अपना, नागरिकों को कोई भी धर्म अपना सकता है। अनुच्छेद 15 कोष्ठक 2 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यानी वो भजन संध्या कर सकती है, अपने खुद के फंक्शन कर सकती है धर्म के बारे में, और दूसरे व्यक्तियों के साथ धर्म को साथ कोई भी फंक्शन करने की इजाजत देती है। तो ये दार्शनिक विश्वास के चयन के लिए व्यक्तियों के साथ ये धर्म के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 कोष्ठक 3 धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों, आचार व्यवहार के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 15(4) के अनुसार यानी आचार व्यवहार, समुदाय के सदस्य धार्मिक उपदेश दे सकते हैं। जैसे हर कोई भी साधु वगैरह, यहाँ के कोई महाराज वगैरह वो करके उपदेश दे सकते हैं। तो धर्म के प्रचार के लिए वो उपदेश दे सकते हैं कि इस धर्म में अपनाओगे तो ये होगा, आपका मुक्ति मिलेगी, ऐसे ऐसे मतलब वो कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं या अपने व्यवहार अच्छे दे सकते हैं, लेकिन किसी धर्म को नीचे नहीं दिखाएंगे। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए
दबाव नहीं दिया जा सकता। यानी धर्म के नाम पर किसी को समुदाय में सदस्यों को प्राप्त के लिए विशेष धर्म को स्वीकार कि आप करो तो वो नहीं होगा। अपने स्वतंत्र अपने खुद के बीच क्या रुचि के अनुसार वो धर्म प्राप्त कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। किसी धर्म के कार्य में जबरदस्ती किसी को सम्मिलित नहीं करोगे। उपदेश पालन करने का दबाव नहीं डालोगे कि आपने ये धर्म अपनाया तो आपको ये करना पड़ेगा, तो ये खान पान रहन सहन में ये आपको करना पड़े इसलिए ये धर्म अपनाया, तो वो भी दबाव नहीं डाल सकते। आप स्वतंत्र होकर वो धर्म अपना सकता है, वो अपनी आस्था रख सकता है। संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। पूर्व संविधान के अनुच्छेद 51 में जिस धर्म ईसाई धर्म की एक शाखा या रोमन कैथोलिक चर्च और उससे संबंधित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल थी। वर्तमान संविधान में ऐसे किसी भी बात का उल्लेख नहीं मिलता। यानी शुरू में जब मौलिक अधिकार लिखे नहीं गए थे उस समय ईसाई धर्म को शाखा बनाकर रोमन चर्च के लिए संस्थाएं बनाई गई थी कि आपको इस संस्था से जुड़ना होगा, धर्म का प्रचार करना होगा। लेकिन वर्तमान में ये बातें सब समाप्त हो गई। अब वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष देश हो गया स्विट्जरलैंड, जो किसी भी धर्म को धारण कर सकता है और वो अपने आस्था के अनुसार उनका पालन कर सकता है, किसी धर्म को नीचे नहीं दिखाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये तीसरा, ये 9वां पॉइंट धर्मनिरपेक्ष। 10वां पॉइंट है संघीय क्षेत्र में न्याय पुनरावलोकन का अभाव। यानी न्याय पुनरावलोकन किससे कहते हैं आपको तो पता है। न्याय पुनरावलोकन जब व्यवस्थापिका का संविधान के विरुद्ध कानून बनाए और न्यायपालिका उनको अवैध घोषित करे, उसको कहते हैं न्याय पुनरावलोकन। लोगों के मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून बनाए संसद तो न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर सकता है, उसको कहते हैं न्याय पुनरावलोकन। लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय क्षेत्र में न्याय पुनरावलोकन का अभाव है। वहां पे संघीय क्षेत्र में न्याय पुनरावलोकन को महत्व नहीं दिया गया है। तो इसमें पढ़ते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिका यानी राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून की संवैधानिक की जांच करे और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझती है तो अवैध घोषित कर दे। इसी को न्याय पुनरावलोकन का अधिकार कहा जा सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्याय पुनरावलोकन का अधिकार आंशिक रूप से ही प्राप्त है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है, कैंटनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। परंतु संसदीय या संघीय कानून और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उससे ऐसा अधिकार नहीं है। यानी नवीन कानून में उस प्रशासन क्षेत्रों में वो न्याय पुनरावलोकन नहीं कर सकता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 189 की धारा 4 में कहा गया है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को स्विट्जरलैंड सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकता। यानी सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। किसके? संघीय राज्यों के कानून, राज्य के जो संविधान बना रहे तो उनमें अवैध घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि संघीय सभा में या संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को भी कानून, ये क्या कहते हैं, संविधान बनाने का अधिकार है। कानूनों के आधार पर अपवादों की व्यवस्था अवश्य की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया। वहां पर कार्य स्वयं
जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी ज्यादा शक्ति किसको दी है? जनता। जनता अगर स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका कानून निर्मित किसी कानून के जनता के विरोध या किसी संविधान के विरोध कानून बनाए तो जनता उसको अवैध घोषित कर सकती है लोक निर्णय द्वारा। यानी सभी लोगों के राय लेकर निर्णय लेकर ये किया जा सकता है। 11 पॉइंट है बहुभाषी राज्य। सामान्यतः विविध भाषाओं वाले देश में किसी एक भाषा को राजभाषा का स्तर प्रदान किया गया है और इसके पीछे ये भावना होती है कि किसी एक ही भाषा को राज काज की भाषा के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कोई एक राष्ट्रीय भाषा होगी, लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता यानी अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं की समस्या को एक दूसरे में हल किया गया है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं और 20% फ्रेंच भाषा बोलते हैं फ्रेंच, और 5% इटालियन भाषा भाषी के हैं। इसके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांस नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ से ही समस्त राज्य कार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होता है। हमारे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में, और वहाँ ऐसे। तो 1928 के संवैधानिक संशोधन से रोमांस नामक आदि भाषा को भी राजभाषा मान लिया गया है। अब 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड की पहले से चली आ रही बहुभाषा भाषी राज्य की स्थिति को बनाए रखा है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड बहुभाषा भाषी राज्य है। भारत की तुलना में 1% जनसंख्या वाले इस राज्य द्वारा भाषाओं को राज्य कार्य की भाषा के रूप में अपना संविधान और शासन की विशेषता तो है ही, ये उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। तो कहने का मतलब कोई स्विट्जरलैंड में बहुभाषी होने के कारण 3 भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। कौन कौन सी? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। इस प्रकार से उन्होंने बहुभाषी के नाते ये संविधान में जोड़ा गया है। लास्ट 12वीं विशेषता है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं वरन यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग अलग न्यायालय होते हैं। डाइसी और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष होके इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जाए तो इसके बारे में प्रशासनिक कानून और न्यायालय की व्यवस्था नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता की ओर अधिक अच्छे से रक्षा कर सकी है। कहने का मतलब वहां पे फ्रांस की तरह वहां पे प्रशासनिक कानून अलग है, न्यायालय अलग है और लोगों के लिए न्यायपालिका अलग है। तो ये प्रशासन के कानून न्यायपालिका अलग है, इसलिए लोगों के और उसमें थोड़ा सा भ्रम होता है कि प्रशासनिक जो कार्य कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी के न्यायपालिका अलग है इसलिए वो भेदभाव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाता। क्योंकि अगर न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अगर निष्पक्ष होकर कार्य करे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों के प्रशासनिक कानून हो चाहे आम लोगों के कानून हो, दोनों के साथ भेदभाव नहीं होगा और न्याय निष्पक्ष होकर रहेगा। किसके जरिए? मुख्य न्यायाधीश अगर निष्पक्ष हो जाए तो इस प्रकार से बच्चों स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता हमने पढ़ी। इसके लिए हमने विशेषता में और भी एक थोड़ी सी बातें जोड़ी गई है विशेषता में। तो क्या स्विट्जरलैंड की सबसे प्रत्यक्ष रूप से विशेषता है लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड एक लोकतंत्र
घर। लोकतंत्र का सर्व परिभाषा कहा है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ये अब्राहिम ने कहा था। मूलतः आशय है कि प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति प्रयोग किया जाना, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्राचीनतम और यूनानी नगर राज्य तथा भारत के वजी संघ प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और प्रचलित है। लेकिन कालांतर में जनसंख्या के हिसाब से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बात कही है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ये बात कही है कि वहां पे ये व्यवस्था लोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में व्यवस्थाओं के कारण, उनकी ऐसी व्यवस्था के कारण लोकतंत्र का घर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा शक्ति लोगों को दी है। लोग कानून को भी अवैध घोषित कर सकते हैं। लोग अपना मत देकर जुर्माने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो लोगों को इतने सारे अधिकार न्यायपालिका से, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से भी ज्यादा अधिकार दिए। इसलिए बच्चों, ये स्विट्जरलैंड का संविधान की कुछ अलग हटके विशेषता देखी है। कल हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण और भाषाएं, अलग अलग उनके आरंभक है, ये सब हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।